हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। हम लोग उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जिसका एग्ज़ाम आपका 12 जून को होने वाला है उसके लिए प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। और इस सीरीज़ में अभी तक हमने कितने सेट्स कवर कर लिए हैं? 9 सेट्स। ठीक है। और आज का है हमारा ये वाला पार्ट जो है दैट इज़ द 10th सेट हम देखने वाले हैं। ये सीरीज़ बेसिकली उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पीसीएस लेवल के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट साथ ही साथ जो असिस्टेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम आपका का एग्ज़ाम है जिसमें 25 क्वेश्चंस आते हैं आपके जीएस और करंट अफेयर के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो स्टूडेंट्स भी इस वीडियो सीरीज़ को भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का जो आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है, इसका पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। हिस्टोलॉजी किस चीज़ की स्टडी को कहा जाता है? हिस्टोलॉजी बेसिकली एक ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं? स्टडी करते हैं हम टिश्यूज़ की और उनके देयर स्ट्रक्चर्स की। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, टिश्यू एंड देयर स्ट्रक्चर्स, उसके स्ट्रक्चर्स को हम स्टडी करते हैं किसके अंदर? हिस्टोलॉजी के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर्स हैं हर टिश्यू के, उसके डिफरेंट डिफरेंट जो फंक्शंस हैं उनके बारे में स्टडी की जाती है। और बेसिकली अगर जो हम बात करें कि जो हिस्टोलॉजी एक जो ट्रेड है ये रिलेटेड है आपकी किस चीज़ से? दिस इज रिलेटेड विद द एनाटॉमी। एनाटॉमी, ठीक है, जो एक बायोलॉजिकल टर्म है एनाटॉमी, उससे ये संबंधित है। ठीक है, और एक चीज़ होती है फॉसिल फ्यूल्स की। ठीक है, देखिए नॉट फॉसिल फ्यूल्स, या कह लीजिए प्लांट फॉसिल्स के लिए, प्लांट फॉसिल्स। ठीक है, जो प्लांट के जो अवशेष हैं, बेसिकली जो पेड़ पौधे हैं जो ज़मीन के अंदर बरीड हो जाते हैं, हज़ारों साल तक जमा रहते हैं, उसके बाद फिर वो किस में कन्वर्ट होते हैं? कोल में कन्वर्ट होते हैं। तो उस चीज़ को स्टडी करने के लिए या प्लांट फॉसिल्स की स्टडी के लिए आपकी एक ट्रेड होती है दैट इज कॉल्ड पेलियोबॉटनी। पेलियोबॉटनी, ठीक है, पेलियोबॉटनी उसे कहा जाता है। और सीड्स की स्टडी को, सीड जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, सीड्स की स्टडी को क्या कहते हैं? सीड की स्टडी को कहते हैं स्पर्मोलॉजी। स्पर्मोलॉजी, ठीक है, स्पर्मोलॉजी इज द कॉल फॉर द सीड की सीड स्टडी। ठीक है, और सेल्स की स्टडी को कहते हैं आपका साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हेन डिड द डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं डीआरडीओ, ठीक है, जिसके जो चेयरपर्सन है वो कौन है? जी सतीश रेड्डी, जी सतीश रेड्डी जो है यहाँ पर भी इसके कौन है? चेयरमैन है। डीआरडीओ ने अपना 64th फाउंडेशन डे अपना सेलिब्रेट किया किस डेट में? ये पूछा गया है। तो ये सेलिब्रेट किया इसने 1 जनवरी 2022 को अपना 64th फाउंडेशन डे। और डीआरडीओ जो एक संस्था है ये किसके अंडर आती है? दिस इज कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ये आती है। और डिफेंस मिनिस्टर कौन है अभी भारत के? राजनाथ सिंह। ठीक है, और ये 64वां फाउंडेशन डे मनाया। तो बट यहाँ पर जो इसकी फाउंडेशन रखी गई डीआरडीओ की, वो कब रखी गई थी? मतलब इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1958 के अंदर। ठीक है, 1958 के अंदर। ये एक्चुअली जो आपकी डिफेंस फोर्सेस हैं, जो आपकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सभी को क्या है टेक्नोलॉजी के टर्म में ये हेल्प करती है, इन्हेंस करती है। ठीक है, और इसका जो मोटो है डीआरडीओ का वो है, इसका जो मोटो है बालत्स्य मूल विज्ञानम। ठीक है, बालत्स्य मूल विज्ञानम, द सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ इन साइंस। ठीक है, दिस इज द मोटो ऑफ द डीआरडीओ। और डीआरडीओ के अंदर लगभग मोर देन 50 लेबोरेटरीज जो है यहाँ पर वर्क करती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डे वर्ल्ड हिंदी डे, वर्ल्ड हिंदी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 10th ऑफ जनवरी। देखिए ये आपका गलत हो गया, 10th टीएच हो गया पे। ठीक है, 10th ऑफ जनवरी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 10th ऑफ जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में हम हर साल मनाते हैं पूरे दुनिया में। ठीक है, और ये तो हो गया वर्ल्ड वाला, बट एक और सेलिब्रेशन करते हैं हम, नेशनल हिंदी डे। ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ये मनाया जाता है आपका 14th ऑफ सितंबर। 14 सितंबर को नेशनल हिंदी डे, हिंदी डे के रूप में हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, और हिंदी जो है एक देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर होती है, इसे हमने अडॉप्ट किया है जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। बेसिकली दिस हिंदी इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, और जिसे अडॉप्ट किया गया था एज ऑफिशियल लैंग्वेज कब? 14 सितंबर 1949 को। ठीक है,
और इसके बारे में आर्टिकल 351 के अंदर दिया गया है और 8 शेड्यूल के अंदर भी इसके बारे में बात की गई है। और 8 शेड्यूल किस चीज़ से संबंधित है? 8 शेड्यूल आपका संबंधित है लैंग्वेजेस के बारे में बात करता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ACC U19 दैट इज एशियन क्रिकेट कप जो है बेसिकली अंडर 19 के लिए जो एशिया कप हुआ उसके अंदर किस देश ने बेसिकली ये टूर्नामेंट जीता है, ये पूछा गया है। तो ये टूर्नामेंट हुआ था आपका कहाँ पर, सॉरी ये नहीं जीता नहीं, यहाँ पर पूछा गया किस कंट्री में हुआ था ये। ठीक है, तो जो एशियन कप क्रिकेट कप है इसका जो टूर्नामेंट है अंडर 19 का, ये किस कंट्री के अंदर हुआ था? ये हुआ था आपका दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के अंदर। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के अंदर हुआ था, दुबई में, दुबई के अंदर, दुबई दैट मीन्स यूएई। ठीक है, यूएई की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ठीक है, और इंडिया ने इस बार मतलब जो इस साल का जो अभी करंट का रिसेंटली रहा है आपका कप ये बेसिकली, तो इसको किसने जीता है? इसको वॉन किया है इंडिया ने। इंडिया यहाँ पर रहा है विनर। ठीक है, अंडर 19 का जो ये कप रहा है इसका विनर रहा है इंडिया। और इंडिया ने किसको हराया था? इंडिया ने हराया था श्रीलंका को। ठीक है, और इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान इंडिया ने सिर्फ एक मैच हारा है जो था पाकिस्तान के अगेंस्ट में। ठीक है, और बाकी सारे मैचेस जो है देखिए इंडिया एक मैच हारा है और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई थी। और इस पूरे मैच के दौरान जो एक प्लेयर थे उनका नाम है हरनूर सिंह। ठीक है, हरनूर सिंह ये बने थे प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड, इन्हें मिला था प्लेयर ऑफ द सीरीज। ठीक है, और शेख राशिद ठीक है, ये रहे हैं हाईएस्ट स्कोरर इन द पूरे सीरीज के अंदर। जो हाईएस्ट स्कोर जिन्होंने गेम मतलब सॉरी रन्स बनाए हैं वो रहे हैं शेख रशीद। ठीक है, और ये इस बार का देख लीजिए, इस बार का जो एशिया कप हुआ है ये बेसिकली हम कब की बात कर रहे हैं? रिसेंटली की बात कर रहे हैं, तो 2021 के अंदर हुआ है ये। और ये इस टाइम पर 9th एडिशन हुआ है और 9 में से 9th एडिशन आपका यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज नॉट एन एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स कौन से मेडिसिन नहीं है? देखिए, तो इन मेडिसिन में से जो एस्पिरिन है, ऑप्शन ए, एस्पिरिन जो है वे एंटीबायोटिक नहीं है। दैट इज ये जो दवाई है ये इसे कहते हैं एंटीपायरेटिक। ठीक है, दिस इज एंटीपायरेटिक नॉट एन एंटीबायोटिक। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए जो एंटीपायरेटिक ड्रग्स होती हैं, ये वाली जो ड्रग्स हैं एस्पिरिन, ये क्या करती हैं? ये यूज़ की जाती हैं आपको बॉडी को पेन मतलब जो आपका पेन किलर का काम करती हैं, या फिर आपको जब फीवर है तो वहाँ पर आपको ये एंटीपायरेटिक ड्रग्स दी जाती हैं, जैसे कि एस्पिरिन आपकी होती है। ठीक है, और एस्पिरिन के साथ साथ और भी कुछ दवाइयाँ हैं, जैसे आपकी होती है एक पेरेडामाइन, या आपकी बात करें वेरोसोपेरिन भी एक ड्रग होती है जो कि एंटीपायरेटिक ड्रग्स होती है। एंटीबायोटिक्स क्या होती है भाई? एंटीबायोटिक्स का क्या काम होता है? इसका मेन काम होता है कि ये किलिंग का काम करता है अदर टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज को। जो बैक्टीरियाज आपके लिए बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते उनको मारने का काम करती है एंटीबायोटिक्स, और उनकी ग्रोथ को बेसिकली प्रिवेंट करती है। और जो पेंसिलिन है आपकी, पेंसिलिन, ठीक है, और आपकी जो ये वाली दवाई है ये स्ट्रेप्टोमाइसिन या जिनेटेमाइसिन, ठीक, ये सारी जो दवाइयाँ हैं, ये सारी जो मेडिसिन हैं बेसिकली, ये सारी आती हैं आपकी क्या है? एंटीबायोटिक्स। ठीक है, एंटीबायोटिक्स किलिंग फॉर द बैक्टीरिया, और एंटीबायोटिक्स आपके जो पेन किलर्स या फिर आपका जब फीवर होता है तो जब आपको जो दवाई दी जाती है वो कहलाती है आपकी एंटीपायरेटिक। ठीक है, अब देखिए जो वर्ड आया है साइक्लोनाइट। ठीक है, साइक्लोनाइट क्या होता है? देखिए एक टर्म आपने सुना होगा आरडीएक्स। ठीक है, तो आरडीएक्स जिसका केमिकल नेम होता है, आरडीएक्स की केमिकल नेम की हम बात करें तो वो होता है आपका साइक्लोट्राइमिथाइलिन साइक्लोट्राइमिथाइलिन ट्राइनाइट्रेमाइन। ठीक है, ये होता है बेसिकली आरडीएक्स का एक केमिकल नेम। और इसे आरडीएक्स को या इस पर्टिकुलर पूरे कंपाउंड को कॉमनली कहा जाता है प्लास्टिक एक्सप्लोजिव। ठीक है, इसे प्लास्टिक एक्सप्लोजिव कहा जाता है। और ये जो वर्ड है साइक्लोनाइट, ये साइक्लोनाइट जो वर्ड है ये एक्चुअली कहाँ पर यूज़ किया जाता है? ये यूज़ किया जाता है यूएसए के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर आरडीएक्स को साइक्लोनाइट के नाम से जाना जाता है।
ठीक है, ये क्या है, एक एक्सप्लोजिव है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। प्लास्टिक एक्सप्लोजिव है, जैसे हम इंडिया में कहते हैं ना आरडीएक्स है, यह प्लास्टिक एक्सप्लोजिव है, तो अमेरिका में इसे कहा जाता है साइक्लोनाइट। ठीक है, अब हम कुछ और देशों की बात करें तो जैसे जर्मनी के अंदर इसी चीज़ को, आरडीएक्स को, जो हमारा, जिसे हम आरडीएक्स कह रहे हैं या प्लास्टिक एक्सप्लोसिव कह रहे हैं, इसे जर्मनी के अंदर कहा जाता है हेक्सोगन। हेक्सागन के नाम से इसे जाना जाता है। और इटली के अंदर इसे कहा जाता है टी4 कहा जाता है इटली के अंदर। ठीक है, तो ये अलग अलग देशों में एक ही चीज़ को अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसकी डिस्कवरी जो है बेसिकली जर्मनी में हुई थी। जर्मन के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हैनिंग। ठीक है, हैनिंग ने इसको फाइंड किया था, आरडीएक्स को बनाया था 1899 के अंदर। ठीक है, 1899 के अंदर। ठीक है, और इसका जो फुल फॉर्म रखा गया था बेसिकली जर्मनी में, जब इसका आरडीएक्स की जब हम बात करें, उस टाइम पर इसका जो फुल फॉर्म रखा गया था वो था रिसर्च डेवलपमेंट, नॉट डेवलपमेंट, दैट इज रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोजिव या रॉयल डेमोलिशन एक्सप्लोजिव। ठीक है, तो ये नाम था इसका एक्चुअली आरडीएक्स का। आरडीएक्स तो हम बोलते हैं बट दैट इज द आरडीई होता है, बट जनरली हम इसे एक्सप्लोजिव के टर्म में एक्स यूज करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है एक्सप्लोजिव है ये आपका साइक्लोनाइट। चलिए फिर देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 1 किलो वाट इज इक्वल्स टू हाउ मेनी जूल्स ऑफ एनर्जी। 1 किलो वाट जो है वो कितने जूल ऑफ एनर्जी आपको देखने को मिलता है। तो ये आपको देखते ही 1 किलो वाट की हम बात करते हैं जब किलो वाट आवर। ठीक है, 1 किलो वाट आवर जो है ये आपका कितना होता है, 1000 किलो का मतलब 1000 हो गया, और 1000 वॉट, ठीक, इंटू आवर है तो 3600 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो गया, तब इसका जो वैल्यू बनेगा 3.6 इंटू 10⁻6 वॉट, ये आएगी आपकी वैल्यू। ठीक है, और इसको जब आप जूल्स में कन्वर्ट करोगे तो आएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स ऑफ एनर्जी। तो इतना आपका रहता है। ठीक है, वॉट सेकंड रहता है, सॉरी वॉट सेकंड आपका यूनिट रहेगा यहाँ पर। फिर वॉट सेकंड को आप वॉट सेकंड को क्या कहते हैं, जूल्स भी कहते हैं, जूल। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 3.6 इंटू 10⁻, ये 6 ऊपर में है 10 के पावर में। ठीक है, जूल्स ऑफ एनर्जी इतना रिलीज करता है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 ट्रॉपिकल डिवीजन ऑफ उत्तर प्रदेश। देखिए 3 ट्रॉपिकल डिवीजन की हम बात कर रहे हैं जब, तो यहाँ पर जो नहीं है, देखिए यहाँ पर आपको सबसे ऊपर कौन सा दिखता है, यहाँ पर सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा जिसे कहते हैं आप ग्रेट हिमालयास। ठीक है, ये आप इसको लाइन डायग्राम में समझ, यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए ये आपका क्या है, ग्रेट हिमालयंस आपको कहलाता है सबसे ऊपर। उसके बीच में आता है ये वाला पार्ट। ठीक है, ग्रेट हिमालयंस के बाद ये वाला पार्ट आता है सेकंड, दैट इज लेसर हिमालयास। और सबसे नीचे आता है आपका ये वाला जो बेसिकली नेपाल वाले में जो रीजन में आता है आपका, थर्ड लास्ट में आता है आपका शिवालिक्स। ठीक है, शिवालिक्स या तराई रीजन जो आपका बेसिकली होता है। ठीक है, तो ये 3 तरीके का डिवीजन आपको देखने को मिलता है यहाँ पर, ट्रॉपिकल डिवीजन आपको पूरा उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, अब इसमें पूछा कौन सा नहीं है बेसिकली। ठीक है, उत्तर प्रदेश, देखिए ये हिमालय का डिवीजन हो गया पहला। थोड़ा सा और फिर वापस से समझ लेते हैं यहाँ पर कि देखिए सबसे ऊपर आपको मिलेगा ग्रेट हिमालयन रेंज, उसके नीचे नहीं, देखिए जी से लिख देते हैं ग्रेट हिमालयन रेंज। सेकंड में मिलेगा लेसर हिमालयन रेंज। ठीक है, या हिमाचल कहा जाता है इसे, लेसर हिमालयन या हिमाचल। और लास्ट में मिलेगा शिवालिक या तराई रीजन। ठीक है, तो ये इस तरीके का डिवीजन आपको देखने को मिलता है। बट देखिए ग्रेट हिमालयंस तो आपका अलग ही हो गया, बट यहाँ पर ग्रेट हिमालयंस कहीं ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक, बचता है लेसर हिमालयन और शिमालिक। तो लेसर हिमालयन आपका जो एरिया है वो यहाँ से आपका इस वाले एरियाज में आता है, जम्मू कश्मीर से होते हुए, और फिर आपका नेपाल होते हुए इधर चला जाता है। बट जो उत्तर प्रदेश के साथ में जो लगता है डिवीजन में, वो लगता है आपका शिवालिक या तराई रीजन। ये जो आपको शेडेड एरियाज में दिख रहा है ना, दिस इज द तराई रीजन। ये तराई रीजन आपका है। ठीक है, जो ग्रीनिश कलर में आपको देखने को मिल रहा है इस पिक्चर के अंदर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, नॉट पूछा है तो नॉट में क्या आएगा आपका, गंगेटिक प्लेन्स भी आपको देखने को मिलता है। विंध्यास आपका ये वाला है, विंध्या सतपुड़ा आपका यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, एमपी के आसपास में यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हल्का सा पार्ट आपको देखने को विंध्या मिलता है, विंध्या सतपुड़ा वाला रेंज। गंगेटिक प्लेन्स तो आपको पता ही यहाँ पर रहता है। शिवालिक भी आपको पता लग गया, शिवालिक और तराई। तो आपको बचता क्या है, कौन सा नहीं है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लेसर हिमालय जो है वो टोपोग्राफिकल डिवीजन, जो उत्तर प्रदेश का टोपोग्राफिकल डिवीजन है, उसका हिस्सा नहीं है। ठीक है,
और जो बेसिकली ये बात करें कि लेसर हिमालयस की, तो लेसर हिमालयस की जो हाइट रहती है ये रहती है लगभग 3500 से लेके 4500 4500, मतलब 3500 से 4500 मीटर की हाइट जो रहती है अबव मीन सी लेवल। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसमें रीजन्स दिए गए हैं कौन सा प्लेन बेसिकली कहाँ पर लाई करता है, और उसको फिर आपको क्रोनोलॉजी पे लगाना है, नॉर्थ टू साउथ, मतलब उत्तर से दक्षिण, इस तरीके से आपको जाना है। तो देखिए सबसे पहले जो अगर जो हम बात करें उत्तर प्रदेश के मैप की, तो देखिए ये सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर जो रोहिलखंड का इलाका है। ठीक है, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा रोहिलखंड। रोहिलखंड के बाद आता है अवध का रीजन, जो अवध आपका लखनऊ अवध वाला जो एरिया है वो आता है। ठीक है, फिर आपका अवध के बाद आपका जो उसके बाद जो नंबर लगता है दैट इज़ द लोअर प्लेन, जो आपका मिडल वाला पार्ट आपका जो कानपुर के नीचे औरैया, सॉरी नॉट औरैया, कानपुर के आसपास का जो एरिया बनता है दैट इज़ द फोर्थ वन, थर्ड पोजीशन पर। फिर लास्ट में आता है बुंदेलखंड का रीजन। ठीक है, बुंदेलखंड। अब देखिए बुंदेलखंड कौन सा रीजन है, तो ये आपका वो रीजन है जो आपका झांसी वगैरह वाला इलाका है, झांसी ललितपुर वाला बांदा वाला एरिया है, वो आपका बुंदेलखंड रीजन के अंदर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्टली मैच बनेगा तो वो बनेगा आपका, अरेंज करना है नॉर्थ टू साउथ में। तो देखिए यहाँ पर आपका जो मैच बन रहा है दैट इज 2143। देखिए 2143 का है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 2143 इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद रेफरेंस टू तराई रीजन। देखिए अभी हमने पहले एक क्वेश्चन किया था, तराई रीजन भी हमारा उत्तर प्रदेश में टच होता है। तो तराई रीजन से संबंधित आपकी दो स्टेटमेंट दी गई हैं, तो आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है गलत है। देखिए तराई रीजन की जो विड्थ है ये लगभग 15 से 30 किलोमीटर की है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। ठीक है, अभी हम इस चीज़ को समझते हैं कि कहाँ पर क्या रहता है। और इस एरिया के, देखिए पहली स्टेटमेंट तो आपकी सही हो गई, द एरिया इज कम्पोज ऑफ फाइन एल्यूविलियम, प्राइमरीली सैंड या क्ले सिल्ट और ग्रेवल्स। इसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं तराई एरिया के अंदर। ठीक है, और तराई एरिया को बेसिकली लो लैंड एरिया कहा जाता है, या लो लैंड एरिया कह लीजिए, या फिर आप इसे मार्शी लैंड्स। ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारे थिक फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये जो तराई एरिया है, बेसिकली ये बेल्ट है, ये आपके जो भाबर ट्रैक होता है, टैक होता है, उसके आसपास या उसके पैरेलल आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट आपकी क्या है, सही है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब यहाँ देखिए ये मैप है यूपी का आपका। ठीक है, तो यूपी का देखिए ये वाला जो एरिया है, बेसिकली ये वाला जो आपका शेडेड एरिया आपको दिख रहा है, दिस एरिया बिलोंग्स टू द तराई एरिया, ये आपका कहलाता है तराई एरिया। ठीक है, अब देखिए ये तो आपका तराई एरिया हो गया, बट साथ में तराई एरिया का जो पूछा जाए कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही होता है, नहीं, इसके साथ साथ अगर जो हम बात करें तो तराई एरिया जो है आपका, ये आपका पंजाब, देखिए सहारनपुर के बाद आपको हरियाणा मिलेगा, पंजाब मिलेगा, पंजाब दैट्स पीबी में शॉर्ट में लिखता हूँ, तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, और साथ में उत्तराखंड, यहाँ पर क्या है उत्तराखंड का भी एरिया लगता है। ठीक है, उत्तराखंड। तो ये 4 स्टेट्स के अंदर बेसिकली ये तराई रीजन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अलावा अगर जो पूछा जाए तो कहाँ कहाँ है, तो पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड में भी आपको ये एरिया देखने को मिलेगा। और ये एरियाज बेसिकली रिच होते हैं ह्यूमस में और ऑर्गेनिक मैटर में। यहाँ पर देखिए ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा एक प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है। ठीक है, इस एरिया के अंदर। ठीक है, आप ये बेल्ट आप देख सकते हैं कहाँ पर क्या क्या है। ठीक है, किन किन डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, इसके अंदर आते हैं जैसे बिजनौर, रामपुर, बरेली का कुछ एरिया, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर का कुछ एरिया, आपका बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, बस्ती, गोंडा, ये सब क्या है, कुछ ये सब एरियाज जो हैं ये आपके तराई जोन में आते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन डज नॉट कम्स अंडर द विंध्या रेंज एंड द प्लेट्यू रीजन। तो देखिए विंध्या का रेंज जो है, बेसिकली विंध्या जब हम इंडिया की बात करें, इस तरीके से आपका इंडिया है, ये रफली मैंने बताया समझने के लिए। विंध्यास की जो पहाड़ियाँ हैं वो जनरली एमपी के आसपास में या एमपी रेंज में, एमपी इस एरिया में देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश के जो आपका बुंदेलखंड वाला रीजन है वहाँ पर हल्का फुल्का, ठीक है, बट मोस्टली एमपी में है। तो कौन सा एरिया यहाँ पर नहीं आता है, डज नॉट कम्स अंडर द विंध्या रेंज, ये पूछा गया है। तो देखिए मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट आपका जो नीचे है वो आता है, बिल्कुल मिर्जापुर। अगर जो हम देखिए यहाँ पर हम और अच्छे से समझें, देखिए यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन था आपका, यहाँ पर एक मिनट, जस्ट मिनट, क्वेश्चन में क्या क्या था पहले तो वो देख। क्वेश्चन में था मिर्जापुर, देखिए मिर्जापुर कहाँ है आपका, मिर्जापुर है यहाँ पर। ठीक है, ये आपका विंध्या रेंज में आता है।
बुंदेलखंड था, बुंदेलखंड भी आपका ये वाला एरिया है आपका, ठीक है। तो ये भी आपका इसी रेंज में आता है, ठीक है। और साथ में यहाँ पर था एक आगरा का ऑप्शन। तो आगरा जो बेसिकली कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, पर आगरा जो है आपका इस रेंज में नहीं आता। कौन सी वाली रेंज में, जो आपकी ये विंध्याचल की रेंज है, ठीक है। आगरा आता है आपका अपर दोआब रीजन में, अपर दोआब रीजन, ठीक है। अब देखिए दोआब की बात कर रहे हैं तो देखिए ये जो आप पर आपको ये दिख रहा होगा प्रयागराज, ठीक है। देखिए ये है प्रयागराज, इलाहाबाद जिसे कहते हैं आप, सॉरी ये नहीं, ये रहा ग्रीन कलर का, ठीक है, प्रयागराज। तो यहाँ पर क्या है, संगम होता है। संगम मतलब यमुना रिवर और गंगा रिवर ये दोनों आके यहाँ पर मिलती है। तो ये आपका इन दोनों बीच लैंड्स रिवर्स के बीच का जो एरिया है वो क्या कहलाता है, द्वाब कहलाता है। तो ये द्वाब एरिया आपको अपर द्वाब में आपको देखने को मिलता है आगरा, ठीक है। विंध्यास के बारे में पूछा गया था तो आगरा जो है करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। चलिए वापस क्वेश्चन पर आते हैं। मिर्ज़ापुर हो गया, ये आपका सोनभद्र भी आपका वहीं पर है, वाराणसी के आसपास का इलाका है, इलाहाबाद वाराणसी के आसपास का इलाका है। तो ये सारे जो तीनों हैं, ये डिस्ट्रिक्ट तीनों के तीनों आपके विंध्या रेंज के अंदर आते हैं, प्लेट्यू के अंदर आते हैं। आगरा डिस्ट्रिक्ट आपका नहीं आता। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आर लार्जर देन उत्तर प्रदेश इन टर्म्स ऑफ एरिया। कौन कौन से स्टेट्स जो हैं उत्तर प्रदेश से बड़े हैं इन टर्म्स ऑफ एरिया में। तो देखिए सबसे पहला जो नंबर आता है इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया में, सबसे पहला स्टेट है आपका राजस्थान, फर्स्ट पोजीशन पे। सेकंड पे है आपका मध्य प्रदेश, थर्ड पे है महाराष्ट्र, और फोर्थ पे, देखिए फोर्थ पर पहले मतलब जब आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग नहीं हुआ था उस टाइम पर था आपका आंध्र प्रदेश फोर्थ पोजीशन पर 2014 से पहले, ठीक। बट एट प्रेजेंट की बात करें तो ये नहीं आता है क्योंकि ये डिवीजन हो चुका है यहाँ पर। तो एट प्रेजेंट फोर्थ प्लेस पर आता है उत्तर प्रदेश, ठीक है। और फिफ्थ पर आता है फिर आपका गुजरात, ठीक है, पांचवी पोजीशन पे गुजरात है। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन सा है, आंध्र प्रदेश नहीं होगा, आंध्र प्रदेश पहले हुआ करता था बट अब यहाँ नहीं है। इससे पहले मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, तमिलनाडु नहीं आता यहाँ पर इस लिस्ट में। तो करेक्ट आंसर रहेगा 2, 3 और 4, ठीक है। 2, 3, 4 का है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, 2, 3, 4। तो आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा राज्य आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, राजस्थान नंबर 1 पर है। राजस्थान के बाद देखिए ये मध्य प्रदेश आपका सेकंड नंबर पर, काफ़ी बड़ा एरिया है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद ये महाराष्ट्र, देखिए महाराष्ट्र भी काफ़ी बड़ा एरिया है। इसके बाद जो लैंड एरिया में आता है फोर्थ पोजीशन पर उत्तर प्रदेश, और पांचवी पोजीशन पे आपका आता है गुजरात। अब अगर जो डिवीजन नहीं हुआ होता तेलंगाना का अलग, ठीक है, आंध्र प्रदेश से, तो ये आपका फोर्थ पोजीशन पे होता। बट दीज आर द टॉप 5 स्टेट्स जो कि लैंड एरियाज में डिवाइड हुए हैं। कौन सा सबसे लैंड एरिया के टर्म्स में सबसे बड़ा है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि ईस्ट टू वेस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, ये डायरेक्शन दी गई है। अभी देखिए उत्तर प्रदेश में लेंथ पूछी गई है, मतलब नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो देखिए हम वापस अपने पुराने मैप पर आते हैं। तो पुराने मैप पर अगर जो हम वापस पहुँचते हैं, जो इंडिया का मैप था अभी, जो हमने अभी देखा था, तो यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश का पूछा है। यहाँ से मतलब कंप्लीट पूछा था, क्या था, ईस्ट टू वेस्ट, मतलब यहाँ से ईस्ट आपका यहाँ है बलिया जिला, और यहाँ पर इधर आपका वेस्ट में। तो ये डिस्टेंस कितनी है, और नॉर्थ टू साउथ मतलब यहाँ से जो एक्सट्रीम ये वाला पार्ट है, यहाँ से लेके ये वाला आपका जो ललितपुर का एरिया है, ये लेंथ कितनी है, ये पूछा है। तो देखिए ये जो ईस्ट टू वेस्ट वाली जो डायरेक्शन है, ये आपका लेंथ है आपका कितना, 650 किलोमीटर का। और नॉर्थ टू साउथ है, दैट विल बी 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर, ठीक है। ये तो पर्टिकुलर हो गई उत्तर प्रदेश की। क्वेश्चन पर आते हैं, उससे पहले आपको ये चीज़ तो और पता होगी कि नॉर्थ टू साउथ अगर जो हम पूरे इंडिया की बात करें, मेन लैंड की, हम यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, आइलैंड्स की मेन लैंड की बात करें, तो ये लगभग कितना है, 3200 किलोमीटर के आसपास का एरिया है, लेंथ है बेसिकली। और ईस्ट टू वेस्ट गुजरात से अरुणाचल प्रदेश का जो रहता है आपका, ये है 2900 किलोमीटर का। तो ये रेशियो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है पता होना। चलिए फिर वापस अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन में क्या था हमारा, तो क्वेश्चन में था आपका कि ईस्ट टू वेस्ट की बात कर रहे थे हम। ईस्ट टू वेस्ट कितना है, 600 किलोमीटर, सॉरी 650, और नॉर्थ टू साउथ, देखिए यहाँ पर 650 और 240 दो ऑप्शन दिए, बी और सी। बट आपको चूज ध्यान से करना है उस ऑप्शन को जिस टर्म में पूछा गया है या जिस सीक्वेंस में पूछा गया है। तो सबसे पहले पूछा है ईस्ट टू वेस्ट, तो सबसे पहले आपका आंसर रहेगा ईस्ट टू वेस्ट वाला डायरेक्शन, देन नॉर्थ टू साउथ का डायरेक्शन। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है, तो ये थे आपके सेट नंबर 10 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसके अंदर हमने ज्योग्राफी और कुछ और टॉपिक्स को कवर किया है। ठीक है, आई होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इफ इन केस कहीं डाउट है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।